हेलो नमस्कार दोस्तों। पढ़ाई संसार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में अपने छंद प्रकरण में निर्धारित नियमों की बात की थी। निर्धारित नियम अर्थात यति क्या होती है, इसके अलावा मात्राएं क्या होती है, इसके अलावा गण क्या होते हैं, हरस और दीर्घ क्या होते हैं, पद या फिर चरण क्या होते हैं, छंद की परिभाषा क्या होती है, उससे संबंधित अपने पूरी बात की थी। आज अपने पढ़ेंगे कि मात्रा निर्धारण के लिए कैसे अपने बातें ध्यान रखें। ये जो चीज है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये आपके पेपर में सीधी सीधी पूछी जाएगी, ये वाले नियम पूछे जाएंगे, इसके हिसाब से ये अपने छंद है वो छंदों का प्रकरण है सही कर सकते हैं। अपने पढ़ रहे थे छंदों की व्याख्या सहित विश्लेषण पढ़ रहे थे, सही मायने में छंदों का व्याख्या सहित विश्लेषण पढ़ रहे थे। तो इसमें क्या है कि अपने मात्रा निर्धारण के लिए ध्यान रखने योग्य बातें हैं। जैसे पहला नियम क्या कहता है कि मात्रा केवल स्वरों की होती है, व्यंजनों की नहीं होती। चीज ध्यान कर लेना भाई। जितने भी साथी YouTube पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो एक बार प्लेलिस्ट बनी हुई तो उसमें पिछले वाला वीडियो भी जरूर देख ले, क्योंकि उससे मैंने स्टार्ट किया था। ये सेकंड पार्ट बना रहा हूँ, क्लास सेकंड बना रहा हूँ। फर्स्ट क्लास है वो, जो पहली क्लास है वो पीछे अपलोड की जा चुकी है। 2 से 3 वीडियो में भी ये कवर कर दूंगा पूरा का पूरा छंद। तो जितने भी साथी वो वीडियो देखे इस वीडियो में उनका स्वागत है। जो साथी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी के सभी साथी इस चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट जरूर करना हमें भी, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो। हमारा उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो। पीछे स्कूल व्याख्याता की भर्ती हुई थी, पीछे सेकंड ग्रेड की भर्ती हुई थी, इसके अलावा पीछे जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई थी उसमें बहुत सारे बच्चों को इस कंटेंट से फायदा हुआ। उम्मीद है आपको भी ये बहुत फायदा होगा। और ये जो वीडियो मैं नया इस वजह से बना रहा हूँ क्योंकि अभी स्कूल व्याख्याता और जो सेकंड ग्रेड में सिलेबस है वो अपडेट हो गया है, नया सिलेबस जारी हो गया है। तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं सारे के सारे छंद है वो आपको करवा रहा हूँ। तो पहला नियम पढ़ रहे हैं, वो नियम क्या है कि मात्रा केवल स्वरों की होती है, व्यंजनों की नहीं होती। ये चीज ध्यान रखना। कोई भी शब्द है, कोई भी शब्द है, जैसे मेरा नाम है, इसमें मात्राएं कौन सी होगी? मात्रा से एक के ऊपर अनुस्वार है, इसकी मात्रा होगी। ये अंग है, ये बड़ी ई है, ये अस्वर है, इसकी ही मात्रा होगी। प की, द की, स, इनकी कोई मात्रा नहीं होती। ये जरूर याद रखना भाई, ठीक है, क्योंकि मात्रा स्वरों की होती है। यदि किसी लघु वर्ण पर अनुस्वार हो, ये जो अनुस्वार आता है ना कोई भी शब्द पर, जैसे अभी मैंने लिखा था ये ऊपर अनुस्वार, अनुस्वार होती है ना, तो उसे दीर्घ माना जाएगा। और उसकी कितनी मात्रा होती है? तो 2 मात्राएं होती है। जैसे ये हंस शब्द है, ये हंस पक्षी विशेष होता है भाई। ये हंसना है, ये क्रिया विशेष होता है। जैसे अपने यहाँ जो हंसते हैं ना, वो क्या होता है? वो ये हंस चंद्र बिंदु वाला होता है। ये अनुस्वार वाला क्या होता है? ये पक्षी होता है, जो हंस पक्षी होता है ना, उनसे संबंधित है। अब जैसे वो है के ऊपर अनुस्वार है ना, इस वजह से ये गुरु है। और स के ऊपर, स के बाद में ए लग रहा है तो ये एक लघु आ जाएगा। तो गुरु और लघु हो जाएगा। अर्थात जैसे ये शौन शब्द है, ये तो इसकी कितनी मात्रा होगी? तो याद रख लेना, इसके इसके 2 मात्राएं हो जाएगी। दूसरा जो नियम देखते हैं, इसके विपरीत यदि किसी पर शब्द पर चंद्र बिंदु जो लगता है, ये जो चंद्र बिंदु लगता है, तो उसको लघु अर्थात एक ही मात्रा माना जाएगा, उसके 2 मात्रा नहीं माना जाएगा। अब जैसे ये है के ऊपर चंद्र बिंदु है ना, तो है की एक मात्रा ही होगी। स तो ए वैसे ही लग रहा है तो इसकी तो एक मात्रा होगी, लेकिन है के ऊपर चंद्र बिंदु लगने के कारण इसकी एक मात्रा ही होती है। तो कहने का मतलब है किसी भी शब्द है, उस शब्द पे अगर चंद्र बिंदु होगा तो एक मात्रा होगी, और वहां अगर अनुस्वार होगा तो 2 मात्रा होगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सर आप तो ये जो सांस शब्द लिख रहे हो, तो स के ऊपर चंद्र बिंदु है, सा के ऊपर चंद्र बिंदु है, तो क्या इसकी एक मात्रा मानेंगे? तो आ तो ऑलरेडी ही 2 मात्राएं हो गई, तो आ के ऊपर चंद्र बिंदु आ गया, तो मतलब इसकी कोई मात्रा नहीं होती, कहने का मतलब है। तो ये तो गुरु और लघु हो जाएगा, क्योंकि आ लग रहा है। ए के ऊपर अगर चंद्र बिंदु आ जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका, ठीक है ना। ए के ऊपर चंद्र बिंदु आ जाएगा तो भी उसकी मात्रा कितनी होगी? तो एक होगी, कहने का मतलब है। तो पहला नियम तो ये कह दिया कि पहला नियम तो है कि अगर किसी भी शब्द के ऊपर अनुस्वार हो तब तो कितनी मात्रा होती है? 2 मात्रा हो जाती है, ए की आ हो जाती है। और अगर किसी पर चंद्र बिंदु होता है तो उसकी कितनी मात्रा होती है? एक ही मात्रा रहेगी। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि यदि कोई विसर्ग से युक्त हो, यदि कोई जो ये शब्द है ये विसर्ग से युक्त हो, तो उसे गुरु वर्ण माना जाएगा, 2 मात्राएं हो जाएगी।
जैसे ये नी के बाद में जैसे ये विसर्ग है, ये दू के बाद में ये विसर्ग है। देखो तो जैसे जैसे देखो छोटी ई की एक मात्रा होती है, लेकिन विसर्ग लगते ही इसको कितना गिना जाएगा, गुरु गिना जाएगा। और इसको जैसे निशुल्क में ये जो नी है इसके दो मात्रा, छोटा ऊ है तो एक मात्रा हो, लेकिन बाद में जो ये व्यंजन लगने के कारण इसकी दो मात्रा हो जाएगी। ये कै की एक मात्रा होती है, तो छोटा ऊ लग रहा है, लेकिन विसर्ग लगने के कारण कितनी मात्रा हो जाएगी, दो मात्रा हो जाएगी। और ख की कितनी मात्रा होती है, तो ख की एक मात्रा ही होगी। इसके साथ अगर यहां हालंत या फिर संयुक्त व्यंजन हो तो व्यंजन लगने से पूर्व का व्यंजन है वो गुरु माना जाएगा। पूर्व वाला अर्थात ये वाला व्यंजन, ये ल अलंत वाला है ना, तो इसके कारण पूर्व वाला व्यंजन है वो गुरु माना जाएगा। जैसे संतोष शब्द है, देखो अब संतोष शब्द है, ये जो हलंत वाला है ना ये, या फिर ये संयुक्त व्यंजन है न है, तो न ए को क्या अर्थात स को गुरु बना देगा ये। तो ऑलरेडी ओ की ध्वनि आ रहा है तो गुरु आ रहा है, और स में एक मात्रा आ रहा है, तो ये संतोष शब्द में इस वजह से लघु सॉरी गुरु गुरु और लघु बन जाएगा। जैसे ये सत्यम शब्द है, स के बाद में तय लग रहा है ना, तो ये स को गुरु बनाएगा, ठीक है ना। तो तय के बाद में स लगने के कारण ये गुरु हो जाएगा। मैं के बाद में ये सॉरी मैं के पहले ये लग रहा है ना, तो ये मैं के पहले ये लग रहा है, तो ये को ये गुरु बना देगा और ये गुरु हो जाएगा। और इसकी कुल कितनी मात्रा होती है, तो चार मात्राएं हो रही है। गुरु गुरु होने के कारण कितनी मात्रा हो जाएगी, तो चार मात्रा हो जाएगी। जैसे ये निशुल्क शब्द है, ये यहां भी लिखा था, ये दोबारा रिपीट हो रहा है क्योंकि इसमें हलंत लग रहा है, तो इसमें यहां भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। जैसे ये देखो, ये छोटी ई के बाद में विसर्ग लग रहा है, तो इसकी ऑलरेडी दो मात्राएं हैं। सु के बाद में आगे ल अधूरा व्यंजन आ रहा है, तो इसकी दो मात्राएं हो गई, और कै की एक मात्रा ही होती है, तो कुल कितनी मात्राएं हो रही है, तो ये पांच मात्राएं हो रही है। ये नियम अच्छे ढंग से याद कर लेना। अब अपने पढ़ते हैं अगला नियम, अर्थात चौपाई छंद मुख्य छंद पे आ गए। दोबारा एक बार रिपीट कर लो, मैं सारे नियमों को एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, उसके बाद में अपने छंद प्रकरण पढ़ेंगे। हाँ जी, छंद प्रकरण क्या है। साहित्य में जब कोई रचना यति गति लय संगीत वर्णों की संख्या मात्रा या गणना आदि संबंधित नियमों से नियोजित पद्य रचना होती है वो छंद कहलाती है। सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन आचार्य पिंगल द्वारा रचित छंद शास्त्र को आदि ग्रंथ माना जाता है छंदों का। हाँ जी, छंद के कितने प्रकार होते हैं, छंद के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद होते हैं। मात्रिक छंद में मात्राएं गिनी जाएगी, एक और दो, तीन और एक, चार और दो, छह और दो, आठ और दो, 10 और एक, 11 और एक, 12 और एक, 13 और दो, 15 और दो, 17 और एक, 18 और एक, 19 और दो, 21, ऐसे। दोहा, सोठा, चौपाई, हरिगीतिका, गीतिका, उल्लाला, छपे और कुंडलिया, ये तो होते हैं मात्रिक छंद। द्रुत, विलंबित, मनहरण, कवित, मतव्यंत, सवैया और मंदाक्रांता, ये होते हैं वर्णिक छंद। अगला है सम छंद कौन कौन से होते हैं, तो चौपाई, गीतिका, हरिगीतिका, द्रुत, विलंबित, कवित, सवैया, मंदाक्रांता, ये तो होते हैं सम छंद। ठीक है, इनमें जैसे एक तो ये है द्रुत विलंबित, एक कवित और एक सवैया, एक मंदाक्रांता, ये वर्णिक छंद है, लेकिन ये वर्णिक सम छंद हो गए, ये मात्रिक सम छंद हो गए। अर्ध सम छंद है दोहा, सोठा, उल्लाला, ये तीनों के तीनों मात्रिक छंद में पड़े हैं, यहाँ अर्ध सम में पड़े हैं, तो ये अर्ध सम मात्रिक छंद हो गए। विषम छंद है तो छपे और कुंडलिया दोनों के दोनों दो छंदों से मिलकर बनते हैं। छपे तो बनता है रोला प्लस में उल्लाला से, और कुंडलिया बनता है रोला प्लस में दोहा से, सॉरी दोहा प्लस में रोला से, इसके कारण ये दोनों के दोनों विषम छंद हो गए। अब अपनी बात करते हैं छंद शास्त्र में, यति पढ़ लिया, लघु गुरु पढ़ लिया, इसके अलावा गण पढ़ लिए, इसके अलावा अपने पद या चरण पढ़ लिए, मात्राएं पढ़ ली, छंदों के लिए निर्धारित योग्य बातें पढ़ ली कि चंद्र बिंदु हो तो एक मात्रा, अनुस्वार हो दो मात्रा, हलंत हो तो पहले वाला वर्ण दीर्घ हो जाएगा, इसके अलावा विसर्ग हो तो भी पहले वाला वर्ण दीर्घ हो जाएगा, या फिर संयुक्त व्यंजन हो तो भी पहले वाला वर्ण है वो दीर्घ हो जाएगा। अब अपने पढ़ते हैं चौपाई छंद। कौन सा छंद है, चौपाई छंद। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना साथ साथ में, ताकि अपने मात्राएं याद आ जाए। अब देखो चौपाई छंद क्या होता है, इसमें 16 मात्राएं होती है। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, 16 मात्राएं होती है। ये जो प्रश्न है ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के एग्जाम में आया था, पूछा गया था सत्य कथन छांटिए, और वहां यही शब्द थे। यह मात्रिक सम छंद होता है, एक वाला जो शब्द था वो गलत था ऑप्शन, तो इसमें 16 मात्राएं होती है। दूसरा जो इसका नियम है, ये इसमें मात्राएं गिने जाती है तो मात्रिक है, और बराबर मात्राएं चलती है, क्योंकि अभी अपने पढ़ा है
ये पढ़ा है, सम छंद है ये, तो इसके कारण इसको समय और मात्रिक छंद कहा जाता है। समय मात्रिक छंद या मात्रिक सम छंद कहा जाता है। और अगला है, इसके प्रत्येक चरण के अंत में यति मिलती है। यति का मतलब क्या होता है? यति का मतलब होता है रुकना है, वो इसके प्रत्येक चरण के अंत में ही ब्रेक आता है, मतलब रुकावट आती है, विश्राम आती है, विराम आता है। इसके अंत में कभी लघु गुरु नहीं आता। ये चीज याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, अपने नोट्स में जरूर नोट कर लेना इसको। लघु और गुरु नहीं आता कभी इसके अंत में। जैसे उदाहरण देखो, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। पेपर में पूछा जाए छंद छांटिए, कैसे छांटोगे भाई? तो आप पहले मात्राएं लिखोगे। कैसे मात्राएं लिखोगे? तो अभी आपको नियम बता दिया कि मात्राएं ए छोटी ई छोटा ऊ री की एक मात्रा होती है, आ बड़ी ई बड़ा ऊ ए ऐ ओ औ की दो मात्राएं होती है, चंद्र बिंदु की एक मात्रा होती है, अनुस्वार की दो मात्राएं होती है, हलंत विसर्ग या फिर संयुक्त व्यंजन आ जाए, उसका जो पहले वाला वर्ण है वो दीर्घ हो जाएगा, अर्थात दो मात्राएं हो जाएगी। तो अपने रे के देखो, रे की एक मात्रा, घू की एक मात्रा, कू की एक मात्रा, ले की एक मात्रा, री में बड़ी की ध्वनि आ रही है तो दो मात्रा, तय में एक मात्रा, से में एक मात्रा, दा में दो मात्रा, एम च में एक मात्रा, ली में एक मात्रा, दो और दो। इनको टोटल गिनो भाई कितनी होती है? गिनो कैसे होता है? एक और एक दो और एक तीन और एक चार और दो छह और एक सात और एक आठ और दो 10 और एक 11 और एक 12, 12 और दो 14, 14 दो 16। देख लो कितनी मात्राएं आ रही है, 16 मात्राएं। अगला देखो, प्रा आ की ध्वनि आ रही है दो मात्राएं, एक मात्रा, दो मात्रा, एक मात्रा, एक 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 दो और दो। इनको गिनते कितनी मात्रा होती है? दो और एक तीन, तीन और दो पांच, पांच और एक छह, छह और एक सात और एक आठ, आठ और एक नौ और एक 10, 10 और एक 11, 11 और एक 12, 12 और दो 14, 14 और दो 16। देखो कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं। जहां हो अंत में लघु गुरु न हो, सॉरी गुरु और लघु न हो, तो वहां चौपाई होता है मात्रिक समछंद। अब ये उदाहरण आपको समझ में नहीं आया तो एक उदाहरण और करवा रहे हैं। हनुमान चालीसा तो लगभग आपको याद होगी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुंती निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज बेजा, कानन कुंडल कुंचित के साथ वर जो ध्वजा विराजे, कांजे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। जितने भी पद लिखे गए हैं सारे के सारे पद है वो कौन से छंद में लिखे गए हैं? याद कर लेना, चौपाई छंद में लिखे गए हैं। कौन से छंद में लिखे गए हैं? वो चौपाई छंद में लिखे गए। कैसे लिखे गए हैं, इनको कैसे याद करें? तो इनकी मात्राएं निकाल लेते हैं अपने। देखो, जय की एक मात्रा, जय की एक मात्रा, ये की एक मात्रा, है की एक मात्रा, नू की एक मात्रा, माँ के दो मात्रा, न की एक मात्रा, ज्ञा के दो मात्रा, न की एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, दो, एक और एक। इसी तरह इनको भी याद कर लेते हैं। जैसे आपके दिख रहा होगा, एक एक एक, दो एक, यहां एक। अब हूं के ऊपर जैसे देखो, ऊपर चंद्र बिंदु है, छोटा ऊ है तो एक मात्रा ही याद करनी है आपको, ठीक है ना? लो में दो मात्रा, क्या में एक मात्रा, छोटा हुआ एक मात्रा, जा में दो मात्रा, एक मात्रा और एक मात्रा। अब जैसे देखो, दो एक और एक दो, दो और एक तीन और एक चार और दो छह और एक सात और दो 9 और एक 10 और एक 11 और एक 12, 12 और दो 14, 15, 16। ये देखो 16 मात्रा। इसको भी गिन लेते हैं, एक और एक दो और एक तीन और दो पांच और एक छह और एक सात और एक आठ और दो 10 और एक 11 और एक 12, 12 और दो 14, 15, 16। देख लो कितनी मात्राएं हो रही है? 16 मात्राएं हो रही है। छंद कौन सा हो रहा है? चौपाई छंद हो रहा है। याद कर लेना कितनी मात्राएं होती है? चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती है। याद कर लेना, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, ठीक है? प्रत्येक चरण के अंत में यति मिलती है, बीच में कहीं रुकावट नहीं होगा, ठीक है? बीच में कहीं रुकावट नहीं होगा, अंत में यति होगी, तो वो मात्रिक समछंद होता है, चौपाई छंद। याद हो जाएगा ना? याद कर लो, सम मात्रिक छंद कौन सा है? चौपाई छंद है। कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं होती है। आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। ये नहीं कि आपने पढ़ लिया तो आपके पेपर में प्रश्न सी हो जाएगा, आपको याद करना पड़ेगा ये चीजें। ये सारी ऊपर वाली चीजें सारी याद करनी पड़ेगी। ये उदाहरण कोई जरूरी नहीं है ये वाला आए, लेकिन कोई उदाहरण आया आप उसमें मात्राएं गिन लेना, मात्रा के हिसाब से अगर 16 मात्राएं हो रही है तो वहां कौन सा छंद कर देना? चौपाई छंद कर देना, ठीक है? पहला छंद कंप्लीट है।
अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि अपने आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। अगला है दोहा छंद। अब दोहा छंद है, याद कर लेना, ये प्रथम चरण होता है, ये द्वितीय चरण होता है, ये तृतीय चरण होता है, ये चतुर्थ चरण होता है। अब इसमें 13 प्लस 11 के यति क्रम से 24 मात्राएं होती है, याद कर लो। 13 प्लस 11 के यति क्रम से 24 मात्राएं होती है, वो कौन सा छंद होता है? वो दोहा छंद होता है। अब कैसे? 13 प्लस 11 का क्रम क्या है? मतलब प्रथम चरण में 13 मात्रा, दूसरे चरण में 11 मात्रा, और टोटल कितनी हो गई? 24 मात्रा। तीसरे चरण में 13 मात्रा, चौथे चरण में 11 मात्रा, टोटल कितनी हो गई? 24 मात्रा। पेपर में ये भी प्रश्न आ सकता है, क्योंकि ये कौन सा चरण है बताओ बच्चों? ये विषम चरण है। ये कौन सा चरण है? ये विषम चरण है। और ये वाला कौन सा चरण है? ये दूसरा और चौथा है, ये सम चरण है। तो पेपर में ये भी पूछा जा सकता है, विषम चरण में, दोहा छंद के विषम चरण में कितनी मात्राएं होती है? ये सत्य असत्य कथन में भी पूछा जा सकता है। तो विषम चरण में कितनी मात्राएं होती है? देख लो, 13 मात्रा होती है। सम चरण में कितनी मात्रा होती है? कितनी मात्रा होती है? 11 मात्राएं होती है। तो 13 प्लस 11 के अतिक्रम से 24 मात्राएं होती है, वो दोहा छंद होता है। दूसरी इसकी विशेषता है कि यह एक मात्रिक अर्ध समछंद है। मात्राएं गिनी जाती है, इस वजह से मात्रिक है। अर्ध समछंद है ये। समछंद जैसे चौपाई को समछंद पढ़ा है, वही दोहे को क्या पढ़ेंगे? अर्ध समछंद पढ़ेंगे। अपने दोहे को क्या पढ़ेंगे? तो अर्ध समछंद पढ़ेंगे। इसके दूसरे और चौथे चरण में तुक मिलती है। तुक मिलता है ना, जैसे जैसे ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आप शीतल होए। तो खोए और होए लगने के कारण ये कौन सा छंद बन गया? तो ये दोहा छंद बन गया, है ना? ये दोहा छंद बन गया। तो देखो, इसके दूसरे और चौथे चरण, ये जो पहला चरण है, ये दूसरा चरण है, ये तीसरा चरण है, और ये चौथा चरण है। तो दूसरे और चौथे चरण होने के कारण इस दूसरे और चौथे चरण में यहां ये तुक मिल रही है। कहने का मतलब है, जैसे उदाहरण अपने पढ़ते हैं तो ये चीजें समझ में आ गई ना। ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण है, ये तीसरा चरण है, ये चौथा चरण है इस छंद का। और अब अपने आगे बढ़े, तो आगे अपने बढ़े तो देखो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आपू शीतल होए। पेपर में ये पद आएगा और पूछा जाएगा छंद छांटिए। ये निम्नलिखित में से निम्नलिखित पद में कौन सा छंद है, ये पूछा जाएगा। आपने को मात्रा गिननी है, मात्रा वहां लगा के देखना। अब मात्रा वहां लगा के देखोगे तो याद कर लेना, ऐ की ध्वनि आ रही है 2 मात्रा, बड़ी की ध्वनि आ रही है 2 मात्रा, वा की ध्वनि आ रही है 2 मात्रा, णी की ध्वनि आ रही है 2 मात्रा, बो की ध्वनि आ रही है 2 मात्रा, छोटी की ध्वनि आ रही है तो 1 मात्रा, ए की ध्वनि आ रही है तो 2 मात्रा। इतनों को एक साथ गिनना है। फिर आगे बढ़ते हैं, एक मात्रा, एक मात्रा, 2 मात्रा, 2 2 2, और ये वापस एक आ गया। इनको अलग से याद करेंगे, इनको अपने अलग से याद करेंगे। तो देखो बे, इनको अपने अलग से याद करें तो 2 और 2 4, 4 2 6 और 2 8 और 2 10 और 1 11 और 2 13, ये तो 13 बन रही है। और ये 1 और 1 2, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 और 1 11, ये 11 बन रही है। जो समचरण है इसमें तो, समचरण में तो देखो, समचरण में तो 11 वर्ण बन रहे हैं, और विषम चरण है इसमें 13 मात्राएं बन रही है। टोटल इनको गिन के देखो तो 13 और 11 कितनी होती है? टोटल मिला के 24 मात्राएं होती है। 13 प्लस 11 के यतिक्रम से कितनी मात्रा होती है? तो 24 मात्राएं होती है। जैसे अगला और पद देख लेते हैं, क्योंकि एक पद से ही अपने कैसे अंदाजा लगाएं, दूसरे पद से देख लेते हैं। जैसे देखो, ये औ की ध्वनि है तो ये 2 मात्रा है, ये 2 मात्रा है, ये 2 है, ये 1 है, 1 है, 2 है, 2 1 1 1 2। इनको अच्छे ढंग से ऐसे अलग से याद कर। ये 2 है, 1 है, ये छोटा ऊ लग रहा है ना, तो 1 हो जाएगा, 2 1 1 2 1। इनको अलग से याद कर लो। अब इनको गिनते हैं कैसे? 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 2 6 और 2 8 और 2 8 और 1 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 2 13, ये 13 बन रहा है। अगला वाला देखते हैं, 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8, 8 और 2 10 और 1 11,
तो ये 11 बन रहा है। देखो 13 प्लस 11 के अतिक्रम से टोटल कितनी मात्राएं होती है, तो 24 मात्राएं होती है। तो 13 प्लस 11 के अतिक्रम से 24 मात्राएं होती है, वो कौन सा छंद होता है, वो दोहा छंद होता है। जरूरी नहीं 13 प्लस 11 के अतिक्रम से 24 मात्राएं होगा दोहा छंद, दूसरे और चौथे में तुक मिले वही दोहा छंद होता है। यहाँ खोए और होए, यहाँ तो देखो बोलिए यहाँ करे, बोली और करे में तुक नहीं मिल रही है, खोए और होए में तुक मिल रही है। इस वजह से ये कौन सा छंद है, ये दोहा छंद। समझ में आ गया। दूसरा उदाहरण और पढ़ लेते हैं अपने। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। देखो कितनी महान बात कह दी किसी ने कही है। तो किसने कही है, ये रहीम जी ने कही है। और ये जब तक दुनिया रहेगी तब तक ये बात लागू रहेगी, सब लोगों पे ये लागू रहेगी कि रहीमन धागा प्रेम का, दीपक ध्यान रखना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। है ना, अपना जो धागा है वो अब कभी प्रेम का धागा तोड़ना नहीं। तो जैसे ये देखो, मैं दीपक को नहीं समझा रहा, समझ रहे हो ना आप सभी जितने भी साथी देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, एप्लीकेशन पे भी जो वीडियो देख रहे हैं। तो देखो ये रे की एक मात्रा, ही की एक मात्रा, मैं की एक मात्रा, न की एक मात्रा, धा की दो मात्रा, गा की दो मात्रा। अब एक ही ध्वनि आ रही है, पै रे ए आ रहा है, तो ए की दो मात्रा, मैं ए की ध्वनि आ रही है एक मात्रा, गुरु की दो मात्रा। अब देख लो इनको टोटल अगर अपने गिनते हैं तो इनको अलग से डब्बा में बंद कर लेते हैं। फिर अपने ये गिनते हैं, एक मात्रा, दो दो, एक एक दो और एक। अब इनकी कितनी मात्राएं हो गई, तो इनको अपने अलग से याद कर लेते हैं। अब इनको गिनते हैं कितनी मात्रा हो गई, एक और एक दो, दो और एक तीन और एक चार और दो छह और दो आठ और दो 10 और एक 11 और दो 13। अब थे यहाँ सोचो गुरुजी थे तो यहाँ बस यहाँ कटा कट मात्रा गिनन लाग रहे हो, मैं क्या गिना गुरुजी हमारा पेपर में आ गई। तो भाई प्रैक्टिस करोगा तो ये गिन दोगा, हाथों हाथ छंद छांट देगा ये छंद, क्योंकि शुरू में भी बताया था मैंने छंद का जो नियम है भाई, छंद का नियम पेटेंट प्रश्न है, बंग प्रश्न कोई भी जो विद्यार्थी है जो सिलेक्शन है गलत कौन करे, तो थे भी गलत ना कर दियो। ते पहली बार पढ़ने लाग रहे हो छंद, थारे छंद समझ में ना आया तो थे पढ़ने लाग रहे हो, या फिर थाने बहुत ज्यादा छंद आने लाग रहे तो भी पढ़ने लाग रहे हो, तीनों लिए इंपॉर्टेंट है ये छंद, क्योंकि प्रश्न गलत ना हो जाए बस। जो आ रहे प्रश्न जो पेटेंट प्रश्न होते हैं सिलेक्शन वाले विद्यार्थी वो कभी गलत नहीं करते पेटेंट वाले प्रश्न, ये चीज आप ध्यान रखना भाई। एक और एक दो, दो और दो चार और दो छह और एक सात और एक आठ और दो 10 और एक 11। देख लो समचरण में तो 11 है, समचरण है इसमें तो 11 है, और विषम चरण में देख लो कितनी आ रही है, 13 आ रही है। कोई जरूरी नहीं है इसमें ही आ रही, इसमें भी देख लेते हैं अपने, दो दो दो, एक एक दो दो, फिर ये देखो छोटा ऊ है ना, एक मात्रा आएगी, रू में रे में दो मात्रा आएगी, एक मात्रा दो मात्रा। ये देखो आ लग रहा है ऊपर चंद्र बिंदु है, तो ऐसे नहीं कि एक मात्रा कर दोगे, दो मात्रा है कि एक मात्रा, पैड है कि एक एक मात्रा, ये जाएगी। अब जैसे अपने देखते हैं इनको गिनते हैं कैसे, ये इनको अलग से गिनेंगे और इनको अलग से गिनेंगे। दो और दो चार, चार दो छह, एक सात और एक आठ और दो 10 और एक 11, दो 13, ये 13 आ गई। एक और दो तीन और दो पांच और एक छह और एक सात और एक आठ और दो 10 और एक 11, ये 11 आ गई। बताओ 13 प्लस 11 के अतिक्रम से कितनी मात्रा होती है, 24 मात्रा होती है। छिटकाए जाए, काए जाए, बोलो काए जाए क्या मिल रही है, तो क्या मिल रही है, तुक मिल रही है। तो दूसरे और चौथे में अर्थात समचरण में तुक मिलती है। दूसरी बात, दूसरा और चौथा चरण क्या होता है, समचरण होता है, याद रख लेना। तो पहला और तीसरा क्या होता है, विषम चरण होता है, याद कर लेना। तो 13 प्लस 11 के अतिक्रम से 24 मात्राएं होती है। यह एक मात्रिक अर्ध समचरण है, इसके दूसरे और चौथे चरण में तुक मिलती है। उम्मीद है ये जो दोहे वाला पद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला पढ़ते हैं सोरठा छंद। सोरठा छंद पढ़ते हैं। अब सोरठा छंद पढ़ते हैं
तो सोठा छंद पढ़ते हैं तो इसकी शुरुआत करते हैं कि ये जो सोठा छंद होता है, अभी जो दोहा पढ़ा उसमें तो 13 प्लस 11 के यति क्रम से 24 मात्राएं थी, यहाँ 11 प्लस 13 के यति क्रम से 24 मात्राएं होती। जैसे ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण है, ये तीसरा चरण है, ये चौथा चरण है। तो इन चरणों में तो कितनी मात्राएं होगी? 11 मात्राएं होगी। इन चरणों में कितनी मात्राएं होगी? 13 मात्राएं होगी। अर्थात विषम चरण में कितनी मात्राएं होती है? याद कर लेना, 11 मात्राएं। सम चरण में कितनी मात्राएं होती है? 13 मात्राएं। वहां सोठा छंद होता है। और जहां सम चरण में तो 11 मात्रा और विषम चरण में 13 मात्राएं होती है, वहां दोहा छंद होता है। तो देखो 11 प्लस 13 के यतिक्रम से 24 मात्राएं होती है। यह भी एक मात्रिक समछंद है। जैसे दोहा छंद पढ़ा था, मात्रिक अर्ध समछंद पढ़ा था, उसी तरह सोठा भी अर्ध सम मात्रिक छंद है। लेकिन याद रख लेना, इसके पहले और तीसरे में तुक मिलती है, अर्थात इसके विषम चरण में तुक मिलती है और इसके सम चरण में तुक मिलती है। ये उल्टा आ गया। इस वजह से ये सोठा छंद है, ये दोहे का बिल्कुल उल्टा छंद है। ये जो दोहे के पद है, ये दोहे के पद लिखे हुए हैं, इन पदों को यहां से हटाकर मैं यहां भेज दू ना, तो ये सोठा बन जाए। इन पदों को यहां से उठाऊं सीधा और आगे लगा दूं, तो लगता है ये कौन सा छंद बन जाए? ये सोठा छंद बन जाए। तो देखो उदाहरण रूप में समझते हैं इसको कैसे। इसकी मात्राएं होगी 11 प्लस 13 के से 24 मात्रा। स के ऊपर अनुस्वार है, बताओ, सोचो, स के ऊपर अनुस्वार होने के कारण कितनी मात्रा होती है? स के ऊपर अनुस्वार होने के कारण कितनी मात्रा होती है? तो स के ऊपर सॉरी स के ऊपर अनुस्वार होने के कारण कितनी मात्रा होती है? बताओ बच्चों, स के ऊपर अनुस्वार होने के कारण कितनी मात्रा होती है भाई? कितनी मात्रा होती है? स के ऊपर अनुस्वार होने के कारण 2 मात्रा। उसी के साथ अगर चंद्रबिंदु होता तो कितनी मात्रा होती? 1 मात्रा। ये 2 मात्रा, 1 1 2, छोटा ऊ है 1 मात्रा, 1 2 छोटा ऊ है तो 1 मात्रा, सा के 2 मात्रा, ग के 1 मात्रा, छोटा ऊ लग रहा है तो 1 मात्रा। यहां मैं आपको महत्वपूर्ण बता दूं, ये तो 1 मात्रा है, ये 2 मात्रा है। 1 1 1 1, ये छोटा ऊ है तो 1 मात्रा ही लिखी है। बा में 2 मात्रा, छोटा ऊ की 1 मात्रा, बेले में 1 मात्रा। बूढ़ जो सकल समाजू चढ़ा जो प्रथम मोह बस देखो, 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2। अब इसमें देखो पे रे ए लग रहा है, तो पे रे ए है तो 1 मात्रा है, 2 मत कर देना इसकी। है मैं 2 1 1 1। अब इसको गिनते हैं अपने, इनको अलग से गिनेंगे, इनको अलग से गिनेंगे, इनको अलग से गिनेंगे, इनको अलग से गिनेंगे। हाँ जी, कैसे गिनना है? साथ साथ में अजय जी सर, आप इसमें मैं जो यूज कर रहा हूं ना, कर्सर की यूज कर रहा हूं, उसको थोड़ा सा आप सीख सकते हो, क्योंकि कैसे कलर को चेंज करके मैं यहाँ सीख रहा हूँ, थोड़ा सा देख लेना आप। देखो पहला एक काला लिख रहा, मतलब अब ये ब्लू कर रहा हूँ, अब भी बाद में क्या करना लग रहा हूँ, वो रेड कलर करना। ये चीजें थारा भी बाद में यूट्यूब पर काम आओगी। हाँ जी, आवरो आ जाओ, इन्हें ध्यान कर लो। 2 की कितनी मात्रा? 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7 और 1 8 और 2 10 और 1 11। पहले चरण में अर्थात विषम चरण में कितनी मात्रा है? 11 मात्रा, 1 11 आना। अगले में देखा 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8 और 2 10 11 12 13, ये 13 आना लग रही है। अब देख लो 11 प्लस 13 का यतिक्रम टोटल कितनी होगी? 24 हो जाएगी। अगले में दोबारा देखो 1 और 1 2, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8 और 2 10 और 1 11, 11 आने लग रही है। 1 और 2 3 और 2 5 और 1 6 7 8 और 2 10 11 12 13, 13 आने लग रही है। देख लो 11 प्लस 13 का यतिक्रम कुल कितनी मात्रा होगी? 24 मात्रा आने लग रही है। अब 11 प्लस 13 का यतिक्रम 24 मात्रा, वही
सोठा छंद को नहीं हुए, जगह के विषम चरण में, जगह के पहले चरण में, जगह के तीसरे चरण में तुक मिले नहीं, वो सोठो छंद हो। देखो जहाजू समाजू, यहां क्या लग रहा है, बाहुबल, और यहां मोह बस। बोलो तुक कहां मिल रही है, तुक तो यहां मिल रही है ना, जहाजू समाजू में। या तुक मिल रही है क्या, बाहुबल और मोह बस, कोई तुक नहीं है। बाहुबल मोह बस में कोई तुक नहीं, लेकिन यहाँ है जहाजू और समाजू। तो पहले और तीसरे चरण में अर्थात विषम चरण के अंत में तुक मिलती है। 11 + 13 के अतिक्रम से 24 मात्राएं होती है। यह अर्ध सम मात्रिक छंद होता है, और ये बिल्कुल उल्टा होता है कौन से छंद का, दोहे का उल्टा होता है। इसके साथ साथ हमने एक उदाहरण और पढ़ लेते हैं, अगर आपको समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना इन मात्राओं का, क्योंकि बाद में रिपीट कर सकते हो भाई। ये जो नियम है, इन नियमों को आप रिपीट कर सकते हो। हाँ जी, हाँ जी। अगला है जैसे सुनी केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे बिग से करुणाएं चितै लखन जानकी तन। ये तब की बात है जब राम जी सीता के साथ में, लक्ष्मण के साथ में सरयू नदी पार करके और वन में गमन कर रहे थे, वन को गमन कर रहे थे। तो जहां नदी पार करने के लिए जब केवट को बोला गया, तो केवट बोल रहे थे, केवट ने कहा कि मैं आपके जो, आप तीनों को नदी पार नहीं करवाऊंगा। उनने सुन रखा था कि राम जी के चरणों की धूल से जो पत्थर है वो भी स्त्री बन जाता है, क्योंकि गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या है, वो पत्थर से स्त्री तभी बनी थी जब राम जी के चरणों की धूल लगी। तो केवट ने कहा कि जब तक आप पैर धो के नहीं आओगे ना, तब तक मैं आपको मेरी नाव में नहीं बिठाऊंगा। कहीं आपकी चरणों की धूल मेरी नाव की लगी तो मेरी नाव है वो भी नाव नहीं रहेगी, वो भी मानव बन जाएगा, स्त्री बन जाएगी। तो उनके वचनों को सुन के प्रेम में क्या है कि सुनी केवट के बेन, अर्थात केवट के बेन सुन के प्रेम लपेटे अटपटे, अर्थात अटपटे प्रेम को देखकर, प्रेम भी अच्छा, भगवान राम से प्रेम भी कर रहे हैं केवट, और साथ साथ में वो ऐसे भी कर रहे हैं कि पैर धोने नहीं, पैर धोए बगैर मैं नाव में नहीं बिठाऊंगा, जूती झाड़े बिना मैं आपको, अर्थात पैर झाड़े बिना मैं आपको नाव में नहीं बिठाऊंगा। तो बिग से करुणा एन, वो करुणा एन अर्थात करुणा के जो सागर राम जी है, वो विग से अर्थात हंसते हैं, चिता लखन जानकी तन। वो किसकी ओर देख के, लक्ष्मण की ओर देख के और जानकी की ओर देख के हंसते हैं, और वो कहते हैं कि देखो प्रेम देखो कैसा है, मैं नाव पार करने के लिए बोल रहा हूं और ये कह रहे हैं कि पैर धोने बिना मैं नाव को मैं नहीं बिठाऊंगा। और साथ साथ में वो जो केवट है, वो केवट ऐसे भी बोल रहा है कि मैं उतराई भी नहीं लूंगा, उतराई नहीं लूंगा, अर्थात मुझे कुछ पैसा भी नहीं चाहिए। तो दूसरी बात, दोनों बातें एक साथ हुई तो क्या हुआ कि बिग से करुणायन, जो करुणा के सागर राम जी है, उनको क्या हुआ कि हंसी आई, प्रेम, अटपटा प्रेम देख करके। तो इसमें छंद कौन सा हो रहा है अपने, तो ये देखेंगे, ये तुलसीदास के रामचरितमानस का पद है भाई। देखो इसमें मात्राएं देखो, सु की एक मात्रा, नी की एक मात्रा, के दो मात्रा, वे की एक मात्रा, टे की एक मात्रा, के दो मात्रा, बे के दो मात्रा, न की एक मात्रा, प्रे ए की दो मात्रा, मैं की एक मात्रा, ले की एक मात्रा, पे और टे के दो मात्रा, ए टे पे की एक मात्रा और टे के दो मात्रा। इसी तरह इसमें भी देखें तो बी की एक मात्रा, क की एक मात्रा, से की दो मात्रा, क की एक मात्रा, रू की एक मात्रा, ना की दो मात्रा, ए की दो मात्रा, न की एक मात्रा। ची है जाने की, लेखने तैने। अब इसको मात्राओं को अपने गिनते हैं कि कौन कौन सी मात्राएं हो गई भी। ये जैसे देखो, इनको अपने एक साथ डब्बे में बंद कर लेते हैं ताकि गिनने में आसानी होगी भाई। एक और एक दो, दो और दो चार और दो छह, छह छह दो आठ और दो 10 और एक 11, ये जो 11 हो गई, 2 3 4 दो 6 दो 8 और एक 9 और एक 10 और एक 11 और दो 13, एक और एक दो, एक और एक दो, दो और दो 4 एक 5 6 और दो 8 और दो 10 और एक 11, यहाँ तो 11 लग रही है। एक और एक दो और एक 3 और दो 5 और दो एक 6 और दो 8 और एक 9 और एक 10 और एक 11 और एक 12 और एक 13। देखो बेन करुणा एन, यहां लटपटे अटपटे लखन तन कोई तुक नहीं मिल रही है,
यहाँ तो बेन और एन में तुक मिल रही है, पहले तीसरे में अर्थात विषम चरण में तुक मिल रही है। और ये 11 + 13 के देखो 11 प्लस 13 के अतिक्रम से कुल कितनी मात्राएं हो रही है, तो 24 मात्राएं हो रही है। तो कौन सा छंद हो जाएगा, सोठा छंद हो जाएगा। इस वीडियो के अंत में मैं बता रहा हूं आपको एक रोला छंद भी होता है जो आपके कुंडलीय छंद में आएगा। उसके बाद में जो बाकी की चीजें हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। रोला एक छंद होता है, रोला छंद होता है। रोला छंद में 11 + 13 के अतिक्रम से 24 मात्राएं होती है, ये तो जरूर है, लेकिन इसके दूसरे और चौथे में तुक मिलती है, वहां रोला छंद होता है। ये मैं आपको इस वजह से नहीं करवा रहा, सिर्फ लिखवाया इस वजह से है क्योंकि ये कुंडलीय छंद में काम आता है। विशेष तौर से रोला छंद का आपके प्रश्न नहीं पूछा जाएगा क्योंकि आपके सिलेबस से रोला छंद हटा दिया है। ना तो स्कूल व्याख्याता में, ना सेकंड ग्रेड में, ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में ये छंद सीधा सीधा पूछा जाएगा। कुंडलीय छंद में काम आएगा तो मात्राएं अपने जरूर याद होनी चाहिए। ठीक है, 11 + 13 के अतिक्रम से 24 मात्राएं दूसरे और चौथे में तुक मिलती है, क्योंकि 11 + 13 के अतिक्रम से 24 मात्राएं इसमें भी होती है, लेकिन इसके पहले और तीसरे में तुक मिलती है। तो 13 + 11 के अतिक्रम से 24 मात्राएं होने के कारण और दूसरे चौथे में तुक मिलने के कारण इसको दोहा छंद कहा जाता है। बाकी के जो छंद है जो असिस्टेंट प्रोफेसर में लग रहे हैं, जो सेकंड ग्रेड में लग रहे हैं, जो फर्स्ट ग्रेड में लग रहे हैं, वो अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। ये जो छंद प्रकरण है ये मैं आपको 2 से 3 या ज्यादा से ज्यादा 4 वीडियो में आपको कवर करवा दूंगा। एक प्लेलिस्ट बना दूंगा अलग से छंद प्रकरण की, आप इसको पढ़ सकते हो। जितने भी साथी यूट्यूब पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी के सभी साथी कमेंट जरूर करेंगे। पहली बार अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो भी कमेंट करो। अब एक बात और बताऊं थाने, जानतो एक महत्वपूर्ण बात और बताऊं, क्या पहली बार जगह वीडियो देखे बाने ही कमेंट कौन करना है, जगह वीडियो देखने लग रहे बाने ही कमेंट करना है, सारा ने कमेंट करना है। कई की वह हाँ गुरुजी मैं था लो वीडियो देखा रोज की देखा के कमेंट करा, पहली बार देखियो जब मैं कमेंट करियोगे कोई मतलब को नहीं। वीडियो देखता ही तो आज कमेंट करना भी था ना, वीडियो देखता ही कमेंट ना करो भले, लेकिन पूरा वीडियो देख लियो, थारे चीजें समझ में आई तो जकी चीज थारे समझ में आई बहुत लिख्स को, अगर थारे समझ में ना आई या चीज तो थे कमेंट के अंदर कोई सुझाव दे तो भी दे सको, बिल्कुल स्वतंत्र होते सुझाव दे देखो गुरुजी थे इया करो ताकि इया हो जाए तो भी थे सुझाव दे सको। और थे कोई कमेंट करोगा तो वो कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, माने प्रोत्साहन मिले। अगर जे थे कमेंट ना करो तो मैं हतोत्साहित हो जावा, हतोत्साहित समझ गया नहीं थे, हतोत्साहित हो जावा। मैं सोचा भी टाबर वीडियो कौन देखने लग रहा है, इतनी मेहनत करने लग रहा है, इतनी पीपीटी तैयार करने लग रहा है, तो यहाँ बढ़िया तरीके माहौल बना के एक कम से कम थाने विश्वास को नहीं होगा इतनी पीपीटी बनाने खातिर कम से कम 4 घंटा लगे थाने कट कट करता ही तो आगे के मिलने लग रही है नहीं स्टोरी मिलने लग रही है, ये वीडियो नहीं ये पीपीटी नहीं तैयार करने खातिर कम से कम 4 घंटा लग गए। तो कम से कम थारो के फर्ज बने, थारो फर्ज वही बने कि वीडियो पूरा देखे थाने चीज जकी चीज समझ में आ गई, थाने जी चीज अच्छी लगी, थाने चीज जकी बढ़िया लगी, थाने जी की चीज एकदम सेट होगी, बी चीज को कमेंट तो जरूर करोगा थे। तो सारा का सारा टाबर कमेंट कर दियो, कोई जरूरी को नहीं कोई नया टाबर ही कमेंट करना, नया टाबर ने वीडियो सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, जगह सब्सक्राइब करा के सब्सक्राइब कर सकते। बाकी कुछ को पार्ट है नहीं छंद को पार्ट है वो आप अगला वीडियो में करा। धन्यवाद। हेलो, ठीक है।